Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Kashif Rana, and today we are going to discuss quantitative methods mock exams. In first question, a factory produces transformers and switch gears. The production is carried out in two departments, Department A and B. The machine in Department A can work up to 6 hours per day, whereas those in Department B can work up to 7.5 hours per day. A transformer requires 4 hours in Department A, 3 hours in Department B, whereas a switchgear requires 2 hours in Department A and 5 hours in Department B. The profit margin on a transformer is rupees 5,000, on a switchgear is rupees 6,000. Find the number of machines hours will remain idle during the month having 20 working days in each department at maximum level of profits. ये स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये लीनियर प्रोग्रामिंग के टॉपिक से रेलिवेंट है। और अगर यहाँ पर देखें तो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की गई हैं डिपार्टमेंट्स के ऊपर कि डिपार्टमेंट ए 1 डे में 6 आवर से ज्यादा काम नहीं कर सकता, जबकि डिपार्टमेंट बी के पास इन टोटल 7.5 आवर्स पर डे है। जो रिस्ट्रिक्शन हमें बताई गई हैं वो पर डे के हवाले से हैं, लेकिन जो हमसे रिक्वायर किया गया है नंबर ऑफ मशीन आवर्स एडल, वो 20 वर्किंग डेज के बारे में हमें कहा गया है। तो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 20 वर्किंग डेज के मुताबिक। अगर हम लोग डिपार्टमेंट ए की बात करें तो अब डिपार्टमेंट ए के पास 6 आवर्स पर डे एंड इन टोटल 20 वर्किंग डेज हैं उसके पास। तो इनके कंस्ट्रेंट्स बनाने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट ए को लिखेंगे कुछ इधर, यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ट्रांसफार्मर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, स्विच गेट्स हमारे पास इधर आ जाएंगे। ट्रांसफार्मर्स के नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स को हम लोग सपोज करेंगे x, नंबर ऑफ स्विच गियर्स को हम लोग सपोज कर रहे हैं y। डिपार्टमेंट ए के पास टोटल वर्किंग आवर्स इन 20 वर्किंग डेज वो हमारे पास हो जाएंगे 120। इसी तरह से डिपार्टमेंट बी के पास 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 150। ये मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो इसके साथ जो इनइक्वलिटीज हम लोगों ने यूज करनी है वो हमारे पास आएंगी लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ। अब आपने क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है और इस टेबल को फिल कर लेना है। जैसे कि अगर देखें ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, तो ट्रांसफार्मर एंड डिपार्टमेंट ए के साथ जाकर आपने यहाँ पर 4 लिख देना है। फिर 3 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी, ट्रांसफार्मर्स और डिपार्टमेंट बी के साथ यहाँ पर 3। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्विच गियर्स रिक्वायर्स 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, स्विच गियर्स के पास गए और डिपार्टमेंट ए के साथ यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिख दिया। और फिर 5 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। लेकिन ये जो टाइम हमें बताया गया है ये पर यूनिट के हिसाब से बताया गया है कि एक ट्रांसफार्मर इतना टाइम डिपार्टमेंट ए में एंड डिपार्टमेंट बी में लेता है, और स्विच गेज के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स एक्स हैं, तो फर्स्ट कॉलम के साथ आप लोग एक्स लगा दिया करें, सेकंड कॉलम के साथ आपने वाई लगा देने हैं, और दोनों के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। अब अगर आप लोग देखें तो ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस तरह से हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट बन जाते हैं। साथ में हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन बता देंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड नंबर ऑफ स्विच गेयर्स कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, तो हम लोग बताएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कॉन्स्ट्रेंट से रेलिवेंट हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की। तो यहाँ पर देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, तो प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 5000 एक्स ट्रांसफार्मर के ऊपर जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो 5000 एक ट्रांसफार्मर के ऊपर आ रहा है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स एक्स थे। तो 5000 एक्स प्लस 6000 वाई,
ये कॉन्स्टेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोगों ने इनकी मदद से ग्राफ बनाना है। तो जब आप लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हो तो अपने पास आप लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया और आपने हर कॉन्स्टेंट्स के एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि अगर मैं फर्स्ट कॉन्स्टेंट की बात करूं, इसमें अगर मैं x को 0 करूं तो मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 60 आ जाएगी। तो मैंने यहां पर जाकर 60 को आइडेंटिफाई कर लिया, ये मेरे पास y इंटरसेप्ट आ गया। इसी तरह x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए अब y को 0 पुट करें इस फर्स्ट कांस्टेंट में, तो x की वैल्यू देखिए हमारे पास 30 आ जाती है। तो यहां पर हमारे पास ये 30 पहुंच गया। ये फर्स्ट कांस्टेंट के x एंड y इंटरसेप्ट, और इनकी मदद से आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट कांस्टेंट्स के साथ भी आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। अगर x को यहां पर 0 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। तो 30 60 से बिलो होगा तो यहां पर बनेगा ये 30। और अगर यहाँ पर y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 50। तो 50 30 की राइट हैंड साइड पर x एक्सिस पर आएगा, ये यहाँ पर हमारे पास 50 आ जाएगा। अब हमने इनको आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स की मदद से ग्राफ बन गए। अब हम लोगों ने इसमें फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करना है। तो फिजिबल रीजन के लिए अगर आप लोग देखें, अगर दोनों के साथ लेस देन इक्वल टू के साइन हैं तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के बिल्कुल साथ वाला जो एरिया हमारे पास होता है ये हमारा फिजिबल रीजन बन जाता है। ये हमारे पास फिजिबल रीजन बन गया। अब हमने इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास बन गए। इसमें हम इसे पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी का नाम दे देते हैं। अब हमने इनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। तो पॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास बन रही है, पॉइंट ए वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा 0 एंड 30। पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। तो ऐसी सिचुएशन में आपने इन दोनों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट लाइन 4 2 एंड 120, सेकंड के लिए 3 5 एंड 150। तो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट बन गए 21.4। तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे 150/7। x की वैल्यू 150/7 एंड y इज 120/7। और इसी तरह से अगर पॉइंट सी की अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट सी एक्स एक्सिस पर है जिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 30 एंड 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाकर पुट करेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन कहां पर होती है। अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट पुट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 180,000। और अगर हम लोग बी पॉइंट पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5,000 इंटू 150/7 प्लस 6,000 इंटू 120/7 and the answer is 210,000। और अगर लास्ट पॉइंट हम लोग जाके पुट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 150,000। प्रॉफिट फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइजेशन के लिए जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट ये बन रहे हैं 210,000। हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट अगर पूछा जाता तो हम लोग ये बता सकते थे। अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड नंबर ऑफ स्विच गियर्स कितने बनाने हैं तो उसके लिए जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन रहा है वो पॉइंट बी बन रहा है। लेकिन अगर यहां पर देखें तो ये होल नंबर्स की फॉर्म में नहीं है। 150/7 इज इक्वल टू
21 पॉइंट समथिंग। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इसको 21 का आंसर करना है या 22 का। तो ये बात हमें बताएगा हमारा फिजिबल रीजन। अगर मैं इसको 22 करता हूं तो मैं अपने फिजिबल रीजन से बाहर हट जाऊंगा और बाहर जाने की हमें इजाजत नहीं। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर जो बनाएंगे वो हमारे पास 21 बनेंगे। हम लोग राउंडिंग डाउन करेंगे। और y के लिए स्विच गेट्स की अगर हम बात करें तो 120/7 इज इक्वल टू 17 पॉइंट समथिंग। अगर मैं इसको 18 करता हूं तो फिर मैं अपने फिजिबल रीजन से बाहर हट जाऊंगा। तो इस वजह से मैं इसके लिए स्विच गेट्स के लिए 17 स्विच गेट, क्योंकि कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम किसी भी बिजनेसमैन से ये कहें कि आप 17.14 स्विच गेट्स बना कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो 17 स्विच गेट एंड 21 ट्रांसफार्मर्स बना कर देंगे। तो बेसिकली जो हमारा सोल्यूशन बनता है वो ये बनता है। इस चीज का हम लोग मशवरा देंगे। लेकिन हमसे पूछा गया अगर हम ये प्रोडक्शन करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, तो क्या फिर भी हमारे डिपार्टमेंट्स के पास कुछ ऐसे आवर्स हैं कि वो आइडल रहे, वो काम ना कर रहे हों? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिपार्टमेंट ए का कॉन्स्ट्रेंट्स उठाएंगे और इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज को पुट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे 4 इंटू एक्स की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे आ जाएगा 17। और इसके सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। 4 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 118। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ए जो काम कर रहा है वो 118 आवर्स कर रहे हैं, जबकि उसके पास इन टोटल 120 आवर्स मौजूद थे। तो डिपार्टमेंट ए के पास 2 आवर्स आइडल मौजूद हैं। इसी तरह से हम लोग डिपार्टमेंट बी को चेक करेंगे। तो डिपार्टमेंट बी के लिए अगर हम देखें 3 इंटू 21 प्लस 5 इंटू 17 इज इक्वल टू 148। तो इसके पास टोटल और अवेलेबल 150 थे, जबकि काम हो रहा है 148। तो 2 आवर्स डिपार्टमेंट बी के पास आइडल है। तो हम लोग कहेंगे 2 आवर्स आइडल इन डिपार्टमेंट ए एंड 2 आवर्स आइडल इन डिपार्टमेंट बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 और लीनियर प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। इसी तरह से बेटा अगर इसी मॉक एग्जाम्स के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें हम लोगों ने IRR को कैलकुलेट करना था। तो बेटा IRR कैलकुलेट करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल सी बात है। इसके लिए आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर का यूज करना है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोगों ने IRR कैलकुलेट करना हो तो हम लोग उसके लिए कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो जब भी आप लोगों ने IRR को कैलकुलेट करना हो आपने अपने कैश आउटफ्लोज एंड कैश इनफ्लोज को डिस्टिंग्विश करना है और उनकी प्रेजेंट वैल्यू को देखें। अगर आप लोग यहाँ पर देखें जो ब्रैकेट्स में हमारे पास कैश फ्लोज गिवन होते हैं वो हमेशा कैश आउटफ्लो होती है, और ये 0 पर है तो ये ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे मौजूद है। हम इनको जस्ट इसी तरह से 5 ही लिख देंगे। इसके अलावा कोई और आउटफ्लो नहीं है। तो 5 इज इक्वल टू, उसके बाद ये तीनों हमारे पास इनफ्लोज हैं लेकिन तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पर हैं, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर -1, और ये आर ही IRR बन जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें प्लस करेंगे हम लोग सेकंड इनफ्लो को 5.2 इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर -2 प्लस 0.85 इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर -3। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने इनमें से कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अदरवाइज एग्जाम में बैठे हुए आप लोगों ने सिर्फ अपना कैलकुलेटर उठाना है और ये सारी इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बता देनी है।
5 अल्फा की प्रेस करके कैलकुलेशंस की प्रेस करें तो इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 1 प्लस आर की जगह पे हम लोग यहाँ पर एक्स पुट करेंगे, रेज टू पावर -1 प्लस 5.2 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 0.85 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3। उसके बाद शिफ्ट कैलकुलेशन की प्रेस करके सॉल्व के लिए कहेंगे एंड इज इक्वल टू, तो आंसर देखिए, आंसर आ रहा है 0.1920। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये आंसर हमारे पास बन जाता है 19.2%। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 and 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और ये हमारे पास है, हमने एक ऐसी इक्वेशन बना के देनी है जो इस इक्वेशन की परपेंडिकुलर लाइन हो और 1 and 1 से पास करती हो। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा सबसे पहले आपने इस इक्वेशन के स्लोप को फाइंड कर लेना है। तो इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू -a/b। यहां पर बेटा a से मुराद है x का कोफिशिएंट और b से मुराद है y का कोफिशिएंट, और यहां पर अब स्लोप की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3/4। तो जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके स्लोप की वैल्यू है -3/4। हमें इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमेशा एक दूसरे के इनवर्स एंड रेसिप्रोकल में होते हैं। तो इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन का जो हमारे पास स्लोप आ जाएगा वो होगा 4/3। अब क्वेश्चन में मुझे एक तो पॉइंट की वैल्यू गिवन है और दूसरा मुझे स्लोप की वैल्यू गिवन है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास होती है y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 प्लस y1। y इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट की 4/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 1 प्लस y1 की वैल्यू 1। अब हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन मौजूद है तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पूरी इक्वेशन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, अपने रिक्वायर्ड आंसर तक आने के लिए। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 इससे मल्टीप्लाई होकर 4x माइनस 4 प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3। तो अब अगर यहां पर देखें तो ये हमारे पास बनेगा 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। अब इसको ऑप्शंस की फॉर्म में लेकर आए तो 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये इसका प्रॉपर फॉर्म था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या क्या करेंगे, अगर एमसीक्यूज में हम लोगों ने सॉल्व करना हो तो हम लोग स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्लोप की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है 4/3। मैं अपने ऑप्शंस के पास जाऊंगा। ऑप्शन ए का अगर स्लोप देखें तो ये मेरे पास बन रहा है -3/4 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मूला। तो मुझे -3/4 स्लोप नहीं चाहिए था, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड यहां पर यूज करें। अगर बी बेबी देखें तो इसके स्लोप की वैल्यू भी -3/4, तो इसको भी रिजेक्ट कर दें। सी देखें तो इसके स्लोप की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4/3। डी इसके स्लोप की वैल्यू भी मेरे पास आ रही है 4/3। तो मेरा सी और डी में से एक आंसर हो सकता है। अब हमारी हेल्प करेगा ये पॉइंट। इस पॉइंट को पुट करें और जहां पर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा करेक्ट आंसर। अगर मैं इसको पुट करूं सी के अंदर तो 4 इंटू 1 -3 इंटू 1 प्लस 1
तो देखिए ये हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको डी के अंदर पुट करूं तो 4 × 1 -3 × 1 -1 ये इक्वल टू आ गया 0, सेटिस्फाई कर गया, तो पॉइंट डी इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग बेटा ऑल्टरनेटिव मेथड के जरिए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। If the fifth term of a geometric progression is 81 and first term is 16, what will be the fourth term of the geometric progression? तो बेटा फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग लिखा करते हैं AR⁻⁴ जो कि हमारे पास है 81, और यहां से हमें बता दिया गया है कि फर्स्ट टर्म 16 है, तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे 16 के साथ, 16R⁻⁴ इज इक्वल टू 81। अब यहां से हमें कॉमन रेशो की वैल्यू मिल जाएगी। 16R की जगह पे हम लोग x पुट करेंगे, ⁻⁴ इज इक्वल टू 81, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 1.5। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में r की वैल्यू, कॉमन रेशो की वैल्यू भी मिल गई 1.5 है, और साथ में हमें फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में बता दी गई। अब हमने फोर्थ टर्म बतानी है, तो बेटा फोर्थ टर्म का फार्मूला होता है AR⁻3। a की वैल्यू 16, r की वैल्यू 1.5, ⁻3, ये जाके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 16 × 1.5 is equal to 54, and the fourth term is 54। यही काम आप अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपने सेटअप की, उसके बाद आपने स्टैटिस्टिक्स 3 नंबर पे जाना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डाटा बताने के लिए 6 नंबर के ऊपर 6 की प्रेस करें। x में आपने नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी है और y में वैल्यू ऑफ टर्म लिखनी है। जैसे कि मुझे बताया गया फिफ्थ टर्म एंड फर्स्ट टर्म, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिख दूंगा फिफ्थ टर्म। अब फर्स्ट टर्म के सामने आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म इज 16, फिफ्थ टर्म इज 81। कोई सी भी दो टर्म्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई सी भी दो, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन। उसके बाद आपने इसी की प्रेस कर देनी है। अब फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, तो शिफ्ट 1, उसके बाद आपने फिफ्थ नंबर पे जाना है, और हम लोगों ने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू y के कॉलम में मौजूद थी, तो आपने यहां से y को आइडेंटिफाई करना है फिफ्थ, और यहां पर आपने उसे स्टार्ट में बताना है कि कौन सी टर्म आपको चाहिए, इज इक्वल टू, एंड आंसर इज 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A man pays 7% of his income as tax, which amounts to rupees 2450। टैक्स की अमाउंट 2450, कहते हैं इनकम क्या होगी। अब देखिए बेटा, आपने अपनी टोटल इनकम का 7% टैक्स दिया और वो टैक्स की अमाउंट 2450 बन गई। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन कि आपने टैक्स की अमाउंट को डिवाइड कर देना है टैक्स की परसेंटेज के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम को हम 100% कंसीडर कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2450 डिवाइडेड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड आंसर इज 35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In a geometric progression T4, मतलब fourth term is x, 10th term is y, and 16th term is z, then which of the following statement is true? ये बेटा बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आपसे ये कहूं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को चेक किया गया है कि अगर हमारे पास a, b एंड c ये तीन टर्म्स हो और ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो,
तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मिडल की टर्म का स्क्वायर इक्वल टू होता है अपनी एक्सटर्नल टर्म्स के प्रोडक्ट के। ये रूल इसके ऊपर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर अप्लाई होता है। अब अगर आप लोग गौर करें तो ये जो 10th टर्म है ये बेसिकली 4th टर्म और 16th टर्म की मिडल की टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जी, and the answer is option C. What is the sum of all positive integers up to 1000 which are divisible by 2 and not divisible by 5? Very important questions. तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करेंगे। Sum of all positive integers up to 1000 which are divisible by 2, और वो हमारे पास क्या होंगे 2, 4, 6 और इस तरह से चलते चलते लास्ट टर्म हमारे पास होगी 1। सबसे पहले इनका सम फाइंड करने के लिए आपने देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए आपने nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करना है। n term is equal to a plus n minus 1 into d। nth टर्म लास्ट टर्म हमारे पास है 1000 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 2 प्लस n माइनस 1, n हम लोगों ने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई एंड द डिफरेंस इज 2। अब ये अगर अपने कैलकुलेटर को हम लोग बताएं 1000 इज इक्वल टू 2 प्लस n की जगह पे x, हर मिसिंग वैल्यू आपने अपने कैलकुलेटर में x के तौर पर बतानी है और यहां से हमें n की वैल्यू का पता चल गया, n इज इक्वल टू 500। अब हम लोग 500 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म का भी पता है हमें, लास्ट टर्म का भी हमें पता है, तो सम फाइंड करने का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म is equal to, and the sum is 2505। अच्छा बेटा, अगर ये क्वेश्चन यहीं तक होता कि सम फाइंड करने हम लोगों ने विच आर डिविजिबल बाय 2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। लेकिन साथ में हमें क्या दिया गया, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर हम लोग डिविजिबल बाय 5 की बात करें ना तो वो हमारे पास आते हैं 5, 10, 15, 20, 25 and up to so on 1000। 1000 is also divisible by 5। अब अगर यहाँ पर देखें, कहते हैं ये जो आपने सम फाइंड किया है ना, इस सम में डिविजिबल बाय 5 वाले डिजिट्स नहीं होने चाहिए, उनका सम नहीं होना चाहिए। बेटा इसमें ऑलरेडी 5 तो शामिल है ही नहीं, क्योंकि 5 डिविजिबल बाय 2 नहीं है, वो तो पहले से ही शामिल नहीं है। इसी तरह से 15 भी इसमें शामिल नहीं है, इसी तरह से इसमें 25 भी शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन से डिजिट शामिल है, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 1000। अब इनका सम हम लोग फाइंड करेंगे और इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। तो सेम मेथड एन टर्म का फार्मूला यूज करते हुए हमने यहां पर देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी 1000 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अब जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है हमारे पास। अब यहां से अगर आप लोग देखें नंबर ऑफ टर्म्स को, 1000 इज इक्वल टू 10 प्लस x माइनस 1 इंटू डी 100। ये हमारे पास 100 टर्म्स हैं जो कि हमने एक्सक्लूड करनी है। तो सबसे पहले इन 100 टर्म्स का हम लोग सम फाइंड कर लेंगे, n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहां पर देखिए हमारे पास इन टर्म्स का सम कितना आ जाता है,
100/2 into 10 plus 1000 is equal to 50533। अब बेटा इस टोटल सम में से हमने ये वाला सम इसमें से एक्सक्लूड कर देना है। 250,500 minus answer, and the correct answer is 200,000. Question number 8. A geometric progression has 6 terms. The first term is 192 and the common ratio is 1.5. An arithmetic progression has 21 terms. Common difference is 1.5. Given that 4/5 of the sum of all terms in the geometric progression is equal to 2/3 of the sum of all terms in arithmetic progression. Find the first term and the last term in arithmetic progression. अब ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों के बारे में डाटा प्रोवाइड किया गया और आपको एक कंडीशन बता दी गई। जहां पर गिवन दैट आ जाए वहां पर कंडीशन मौजूद होती है। आपको एक कंडीशन बता दी गई और वो कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि आपने सम फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास 6 टर्म्स मौजूद हैं, तो हम इसको यूं लिख देंगे S6। सिक्स्थ टर्म्स का सम इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे सम, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास 21 टर्म्स मौजूद हैं, तो S21। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। आपसे कहा गया कि 4/5 ऑफ द सम, तो आपने इसके सम को मल्टीप्लाई कर देना है 4/5 के साथ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम को, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2/3 के साथ। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब जाकर यहां पर हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर देना है 4/5 इंटू, अब 6 टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले देखी जाती है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म 192 इंटू r रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। ये फर्स्ट 6 टर्म्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू 2/3 सम ऑफ 21 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये हम लोग करेंगे n/2 21/2 इंटू 2a। और यहां पर अगर आप लोग देखें तो a की वैल्यू हमें नहीं बताएगी, जस्ट कॉमन डिफरेंस बताया गया, तो कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2a प्लस n-1, तो 21 - 1 करें तो 20 इंटू डिफरेंस 1.5। तो इसका आंसर हमारे पास, ये सारी इक्वेशन इसी तरह से आपने अपने कैलकुलेटर को बता देनी है। 4/5 इंटू फ्रैक्शन ऑन करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू 1.5 रेज टू पावर 6 -1 divided by 1.5 -1 is equal to 2/3 into 21/2 into 2a plus 20 into d। Shift solve is equal to,
तो यहाँ से आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म ही मिसिंग थी पूरी इक्वेशन में। तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म का पता चल गया, जो कि है 2 1 3, और इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1.5 है। हमने एक तो फर्स्ट टर्म बतानी थी, तो फर्स्ट टर्म का हमें पता चल गया 2 1 3, जो कि इन ऑप्शंस में से सिर्फ ऑप्शन बी के पास आ रही है। इसी तरह से अगर वैसे हमें एक आइडिया हो गया कि ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर साथ में लास्ट टर्म देखें तो लास्ट टर्म हमारे पास होगी 21st टर्म, ये हमारे पास लास्ट टर्म के तौर पर आएगी। तो इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा a प्लस n-1, तो ये 20 आ जाएगा, इंटू डी इज इक्वल टू 213 प्लस 20 इंटू 1.5 इज इक्वल 243। तो हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी 243 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। The y-intercept of a line has the same value as its gradient. The line cuts the curve y is equal to x cube minus 2x square minus 3x minus 8 at x is equal to 3. Find the equation of the line. बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपने सबसे पहले पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। इस कर्व में जाकर आपको x की वैल्यू बता दी गई है, आपने x की वैल्यू जाकर पुट करनी है और वहां से आपको y की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को पुट करेंगे, 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 8। अब यहां से अगर हम लोग y की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू -8। तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा 3 एंड -8। अब बेटा मैंने एक ऐसी लाइन आइडेंटिफाई करनी है जिसमें y इंटरसेप्ट और उसके स्लोप की वैल्यू सेम हो और वो लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड के ऊपर भी जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इन पॉइंट्स से प्रॉपर मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर मेथड यूज करने के लिए हम लोग देखें, स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, जो कि होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहां पर क्या है, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करते हैं -8, स्लोप और y इंटरसेप्ट सेम सेम रखने हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं इनको a, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी, प्लस c की जगह पर भी आप इसको a ही सपोज कर लें। अब देखें ये स्लोप एंड y इंटरसेप्ट दोनों सेम हो गए। अब यहां से हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड करनी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -8 इज इक्वल टू 3, a की जगह पे यहां पर x आ जाएगा प्लस x, देन x इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, स्लोप भी -2 रखना है हम लोगों ने और हमने y इंटरसेप्ट भी -2 रखना है, तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -2x-2। अब अगर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में जरा अरेंज करें जो ऑप्शन हमें गिवन है, तो ये हमारे पास बनेगा 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 and the correct answer is option B. Question number 10. The cost C and the revenue from sales are as function of the unit X are given below. बेटा कॉस्ट का फंक्शन हमें बता दिया गया, ये गिवन है हमारे पास। इसी तरह से ये रेवेन्यू का फंक्शन हमें बता दिया गया, सेल प्राइस नहीं, ये खुद रेवेन्यू है। कहते हैं फाइंड आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच विल लीड टू मैक्सिमम प्रॉफिट। हम लोगों ने एवरेज सेलिंग प्राइस बतानी है पर यूनिट,
टोटल रेवेन्यू हमें गिवन है, बेसिकली हमने बतानी है सेल प्राइस क्या चार्ज करें जो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट पर लेकर जाए। तो बेटा पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, क्योंकि एवरेज फाइंड करने के लिए हमेशा टोटल को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड किया जाता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर फाइंड करना हो तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब रेवेन्यू के फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हमारे पास बन रहा है 55 माइनस 6x। कॉस्ट के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हमारे पास बन रहा है 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 76। अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बन रही है। तो आपने कभी भी इसको कैलकुलेटर के डिस्प्ले पर सॉल्व नहीं करना, आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 30x है, प्लस 6x यहां से आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 24x। 76 मौजूद है, माइनस 55 कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 21 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर पे हम लोगों ने जाके सॉल्व कर लेनी है। 3 माइनस 24 एंड 21। अब x की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 7 एंड 1। x इज इक्वल टू 7 एंड 1। ये दो सिचुएशंस हैं जिन पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इन नंबर ऑफ यूनिट्स को जाके रेवेन्यू के फंक्शन में पुट करेंगे, या अगर हम लोग चाहें तो हम यहीं से ही इसकी पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं कि रेवेन्यू के फंक्शन को अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड करते हैं तो सेल प्राइस का फंक्शन हमारे पास बन सकता है। जैसे कि रेवेन्यू फंक्शन है हमारे पास 55x माइनस 3x स्क्वायर। अगर हम इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स x के साथ, तो अब ये मेरे पास सेल प्राइस का फंक्शन बन जाएगा, जो कि मेरे पास आएगा 55 माइनस 3x। अब इसमें जाके पुट करते हैं, अगर मैं यहां पर पुट कर दूं 55 माइनस 3 इंटू 7, तो मेरे पास यहां से आंसर आ रहा है 34। और अगर मैं इधर 1 जाके पुट कर दूं 55 माइनस 3 इंटू 1, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 52। अब हमने उसे बतानी थी एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो बेसिकली हम एक ही यूनिट की प्राइस 52 भी एज्यूम कर सकते हैं, रख सकते हैं, एंड 34 भी। तो बेटा अगर सेलिंग प्राइस को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हम जस्ट 1 यूनिट सेल कर पाएंगे। हमें अगर नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज करना है तो सेलिंग प्राइस को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम लोग मार्केट के शेयर को कैप्चर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग 7 की तरफ जाएंगे और वहां से हमारी सेलिंग प्राइस बनेगी 34। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ आर। अब एक तो आपको कॉस्ट का फंक्शन दे दिया गया, ये टोटल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है कॉस्ट का फंक्शन, और साथ में बेटा आपको उन्होंने डिमांड फंक्शन बताया, और ये आपके पास डिमांड डिमांड फंक्शन बेसिकली आपने एज्यूम कर लेना है जैसे ये सेल प्राइस फंक्शन है, प्राइस पर यूनिट फंक्शन है। हमें कहा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड पर मंथ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो बिल्कुल सेम कंडीशन कि आप लोगों ने मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वल टू कर देना है मार्जिनल कॉस्ट के। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कॉस्ट तो टोटल फॉर्म में मौजूद है, इसका हम लोग रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट,
मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए बेटा पहले रेवेन्यू का फंक्शन होना चाहिए। रेवेन्यू का फंक्शन फाइंड करने के लिए आपने डिमांड फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा देना है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। सेलिंग प्राइस के फंक्शन को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। ये बन रहा है 1680x माइनस 3x²। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो आंसर आएगा 1680 माइनस 6x इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 6। अब इससे जाकर आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू आएगी 1680 माइनस 6x इज इक्वल टू 279। तो 279 नंबर ऑफ यूनिट्स पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम था। क्वेश्चन नंबर 12, Mr. Wahab invested rupees 500,000 now and rupees 25,000 at the end of each quarter। तो बेटा ये ईच क्वार्टर ने मुझे बताया कि एन्युटी का क्वेश्चन है और ये जो 25,000 हैं ये हमारे पास रेंटल्स की अमाउंट्स हैं एट अ रेट ऑफ 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। जिस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास रेंटल्स होते हैं रेट की कंपाउंडिंग उसी में पाई जाती है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स। बेटा हमारी एक दो इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक इन्वेस्टमेंट है 500,000 की एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और उसके बाद हम लोग 25,000 रुपीज क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपने अगर फ्यूचर वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले 500,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 4 कंपाउंडिंग क्वार्टरली की वजह से m की वैल्यू 4 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसमें ऐड कर दें एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू। उसके लिए रेंटल्स की अमाउंट 25,000 इनटू फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो तो कंपाउंडिंग फैक्टर पहले लिखा करें 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर नंबर ऑफ रेंटल्स और वो कैसे आएंगे 10 इंटू 4। तो टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स 40 बन रहे हैं हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी और इसको जाकर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। प्लस 25,000 इंटू 1 प्लस 0.08 बाय 4 रेज टू पावर 40 -1 is equal and the answer is 26,140,69। option A is correct answer। Question number 13, the average cost of manufacturing a unit of product P is this। और एवरेज कॉस्ट हमारे पास कैसे आती रहती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है। और अगर एवरेज कॉस्ट से हम लोगों ने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी हो तो उसके लिए इस एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। Where Q represent the volume of the production, find selling price per unit if company achieve its break-even points at 400 यूनिट्स। अब देखिए बेटा सबसे पहले इस एवरेज कॉस्ट से टोटल कॉस्ट फाइंड करें और टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग इस एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स क्वांटिटी के साथ। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7Q
प्लस 0.02 क्यू स्क्वायर। अब हमें कहते हैं हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो 400 यूनिट्स है, और बताएं 400 यूनिट्स पर हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो बेटा हमें मालूम है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि 400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या बनती है। देखिए 400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 इंटू 400 प्लस 0.02 इंटू 400 स्क्वायर इज इक्वल टू 6000। तो हमारे पास 6000 तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 400 यूनिट्स की, और ये ब्रेक इवन पॉइंट है तो हमारे पास इसका टोटल रेवेन्यू भी 6000 ही आ जाएगा। हमने बतानी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो हम अपने टोटल रेवेन्यू को सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हम अपने टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो यहां से हमें मिल जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 6000 डिवाइडेड बाय 400। तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमारे पास है 15 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है। आप कैलकुलेटर में एज इट इज ये वैल्यू पुट कर दें, ई रेज टू पावर 2x -1 इज इक्वल टू 0। शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू हमें मिल गई 0। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, कहते हैं the three numbers in the ratio 3 to 5 be such that the sum of their squares is 1862, the middle number will be। तो बेटा अगर रेशियोज की फॉर्म में हमारे पास नंबर्स हों तो इनको एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए तमाम रेशियोज को एक ही कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये अपने एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कि कौन से कांस्टेंट नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो हम अज्यूम कर लेते हैं x। तो अगर मैं इसको 3x, तो ये अपने एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट हो गया, 2x ये अपने एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट हो गया, एंड 5x ये अपने एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें कहा गया कि आपने क्या करना है, the three numbers in the ratio be such that the sum of their squares। तो इन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो वो हमारे पास इक्वल टू आ गया 1862 के। तो यहां से हम कांस्टेंट नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या है। तो हम लोग इसे लिखेंगे 3x² प्लस 2x² प्लस 5x² is equal to 1862 and x is equal to 7। अब अगर एक्चुअल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट नंबर हमारे पास बन जाना है 21। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो सेकेंड नंबर बन जाना है 14। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो थर्ड नंबर बन जाना है 15। जबकि हमसे पूछा गया मिडल का नंबर, तो हमारे पास मिडल का नंबर कौन सा है, 14। क्वेश्चन नंबर 16 में मार्जिनल कॉस्ट गिवन। मार्जिनल कॉस्ट से मुराद होता है टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें फाइंड करके दे दिया गया। रेवेन्यू का फंक्शन गिवन, और हम लोगों ने बेटा मार्जिनल कंट्रीब्यूशन बताना है। आप लोगों ने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या होती रहती है हमारे पास, अगर हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हम लोगों ने कहा था कि टोटल रेवेन्यू में से अगर हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें
तो हमारे पास आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन। इसी तरह से बेटा अगर मार्जिनल कंट्रीब्यूशन आपने फाइंड करनी है, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, तो आप लोग मार्जिनल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। अब अगर ऐसी सिचुएशन में देखें तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट तो ऑलरेडी आपको गिवन है, और यहाँ पर ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो जाता है। तो ये आपके पास मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट ही है। रेवेन्यू के फंक्शन में आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो ये आंसर आपको मिला 4x³ का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 12x² प्लस 4x प्लस 17 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे इसमें से मार्जिनल कॉस्ट -3x²। अब ये अपने साइन चेंज कर देगा, -10x एंड -15। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 12x² माइनस 3x² इज इक्वल टू 9x² प्लस 4x माइनस 10x माइनस 6x प्लस 17 माइनस 15 प्लस 2। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। तो याद रखिए कि मार्जिनल कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए आप मार्जिनल रेवेन्यू में से माइनस कर दिया करें मार्जिनल कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। आप मार्जिनल कॉस्ट को ही याद रखें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का डेरिवेटिव जीरो होने की वजह से मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। एंड नाउ question number 17, again from linear programming. An oil company requires 800, 1400 and 500 barrels of low, medium and high grade oils. अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखें तो बेटा इतने लीटर ऑयल, बैरल्स ऑयल आपको रिक्वायर्ड है, मतलब इससे कम पे गुजारा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा चल सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास दो रिफाइनरीज हैं, रिफाइनरी 1 एंड रिफाइनरी 2। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लो, मीडियम एंड हाई। अब लो के लिए हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 800, मीडियम के लिए 1400 एंड हाई के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है 5। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो बेटा इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आएंगे कि हम इससे कम के साथ नहीं चल सकते। और फिर रिफाइनरी 1 प्रोड्यूसेस पर डे। अब यहाँ पर हमारे पास रिफाइनरी 1 आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास रिफाइनरी 2 आ जाएगी। प्रोड्यूसेस पर डे 200, 300 and 100 barrels of low, medium and high grade oil respectively. Refinery 2 produces per day 100, 200 and 100 barrels of low, medium and high grade oil respectively. If it costs, अब देखिए रिफाइनरी 1 में नंबर ऑफ डेज को x कंसीडर कर देंगे, रिफाइनरी 2 के नंबर ऑफ डेज को हम लोग y कंसीडर कर देंगे, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट बन गए। एंड नंबर ऑफ डेज हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं हो सकते। अब साथ में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया गया, इफ इट कॉस्ट ₹350 पर डे टू ऑपरेट रिफाइनरी 1, कॉस्ट फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के तौर पर 350x प्लस 200y।
per day to operate refinery 2. How many days should each be operated to satisfy the requirements at a minimum cost? तमाम कॉन्स्टेंट्स को हम लोग ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ग्राफ को बहुत ज्यादा केयरफुली आप लोगों ने बनाना है। फर्स्ट कॉन्स्टेंट के लिए जो हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं उसमें अगर आप लोग देखें x को मैं 0 पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाती है 8 और अगर y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 4। तो यहां से मुझे 4 की वैल्यू मिल जाएगी और मेरे पास ये फर्स्ट ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये मेरे पास लाइन 1 का ग्राफ है। लाइन 2 की बात करें और x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू आ रही है 7। अब ये 7 8 से बिलो इधर आ जाएगा हमारे पास ये लाइन 2 के ग्राफ के लिए। और अगर y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/3 विच इज इक्वल टू 4.67 और इससे थोड़ा सा आगे करके ये आ जाएगा और हम इसको 14/3 ही लिखते हैं। अब इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा ना ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आके बन जाएगा। अब नेक्स्ट अगर देखें x की वैल्यू 5, x की वैल्यू को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 5, y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू 5। तो ये जो 5 हमारे पास आ रहे हैं ये कुछ इधर आएगा और यहां से ये 5 आ जाएगा और ये ग्राफ हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से। अब अगर हम लोग इसके फिजिबल रीजन की बात करें तो तमाम कॉन्स्टेंट्स के साथ ग्रेटर देन का साइन था तो ये हमारे पास इसका फिजिबल अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बन जाएगा और इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ रही। अब इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। हम इनको अगर नेम करें पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी एंड पॉइंट डी। तो पॉइंट ए की वैल्यू 0 एंड 8, पॉइंट बी की वैल्यू और पॉइंट बी बेसिकली लाइन 1 एंड लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। 200, 100, 800, 300, 200 and 1400 to 4. Point C. Point C is the point of intersection of line 2 and line 3. So line 2, 300, 200, 1400 and line 3, 100, 100 and 500. 4 and 1. 4 and 1. And point D, the last point is 5 and 0. अब इन तमाम पॉइंट्स को हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट के फंक्शन में पुट करें तो अगर फर्स्ट पॉइंट को पुट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1600। अगर हम लोग सेकंड पॉइंट को पुट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1500। थर्ड पॉइंट को पुट करें 1600 और अगर फोर्थ पॉइंट को पुट करें कॉस्ट के लिए मिनिमाइजेशन को देखा जाता है तो मिनिमम कॉस्ट 1500 है और ये ऑप्शन बी पर है। तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा ऑप्शन बी और ये हमारे पास आ रहा है कि हम लोग रिफाइनरी 1 को 2 डेज एंड रिफाइनरी 2 को 4 डेज के लिए ऑपरेट करें तो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हम अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। Now we are going to discuss question number 18.
LIBOR required rupees 300,000 after 3 years and rupees 500,000 after 5 years. If rate of interest is 12% compounded quarterly, then what quarterly payments are required to receive the above amounts? ऐसी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए बहुत बेहतर होगा कि आप इसके लिए सबसे पहले टाइमलाइन बनाएं, जैसा कि कुछ इस तरह से। ये 0 टाइम ड्यूरेशन, 3rd ईयर के एंड पर एक अमाउंट चाहिए जो कि हमारे पास है 300,000 की। ये हमारी फ्यूचर की नीड्स हैं। एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर हमें एक अमाउंट चाहिए जो कि है हमारे पास 500,000 की। इन फ्यूचर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्वार्टरली पेमेंट्स की जा रही हैं। तो जब क्वार्टरली पेमेंट्स की बात आई तो मतलब ये हमारे पास रेंटल्स बन गए और रेंटल्स की अमाउंट हम लोगों ने फाइंड करके देनी है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि रेंटल्स हम लोगों ने एट द एंड ऑफ 3rd ईयर पे करनी है या एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये अज्यूम करेंगे कि हम रेंटल्स 5 ईयर्स के लिए पे कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो इन रेंटल्स की ये दोनों फ्यूचर वैल्यूज हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट पॉइंट्स पर हैं। तो हम लोग इस 300,000 को मूव करवाएंगे यहाँ पर कि अगर ये 300,000 हमें एट द एंड ऑफ 5th ईयर रिक्वायर्ड हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ताकि हम लोग इन तमाम रेंटल्स की एक ही फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन कर सकें। हम लोग फ्यूचर वैल्यू अब 500,000 को 300 पे नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि उसके बाद भी हम लोग रेंटल पे कर रहे हैं। तो इस वजह से जहां तक हम रेंटल्स पे कर रहे हैं हमने अपने आप को वहां पर लेके जाना है। तो 300,000 को हम 5th ईयर पर लेकर जाएंगे और इसके लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू के कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि 300,000 अब ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी इनटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4, कंपाउंडेड क्वार्टरली होने की वजह से, एंड रेज टू पावर, अब ये 2 इयर्स आगे जा रहा है तो रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 t इंटू एम। तो यहां से देखेंगे कि इस 300,000 की क्या वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो कैलकुलेटर पर जैसे ही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया 300,000 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4 कंपाउंडिंग क्वार्टरली की वजह से रेज टू 2 साल आगे लेके जा रहे हैं और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है इज इक्वल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 380,031। अब अगर आप लोग देखें तो एक तो हमें एट द एंड ऑफ 5th ईयर 500,000 रुपीज चाहिए, प्लस हमें ये वाली अमाउंट भी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर हमें टोटल कितनी अमाउंट की जरूरत है। तो इसमें हम लोग 500,000 ऐड कर लें तो टोटल ये अमाउंट हमें चाहिए 88,0,031। और इस अमाउंट को हम लोग अपने रेंटल्स के लिए फ्यूचर वैल्यू कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। और वो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू रेंटल्स। अब फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग कंपाउंडिंग फैक्टर पहले लिखेंगे 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4 रेज्ड फॉर नंबर ऑफ रेंटल्स। तो नंबर ऑफ रेंटल देखें 5 साल तक क्वार्टरली पेमेंट्स हमने करनी है, तो 5 इंटू 4 -1, तो ये टोटल 20 रेंटल्स हमारे पास बन जाएंगे एंड डिवाइडेड बाय पीरियोडिक रेट 0.12 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से हमारे पास रेंटल्स की अमाउंट आ जाएगी 88,0,031 is equal to x fraction compounding factor 1 plus 0.12 divided by 4 raised to power 20 minus 1.12 divided by 4. Shift solve equal to 32,750। तो इसको राउंड ऑफ करें तो 751। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आप सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19।
A man having 3 sons left rupees 9656 to be divided among them in proportion to their ages. At the time of his death, when he died, their ages were 25, 22, 21 years respectively. What was share of each, and what difference would it have made to each of the sons if the father died, had lived a year longer, lived a year longer? अच्छा बेटा, ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वो जो 3 सन्स है ना, वो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी हैं, और इनकी जो एजेस की प्रोपोर्शन आ रही है वो 25, 22 एंड 21। सबसे पहले हम लोगों ने इन एजेस के मुताबिक इनका शेयर फाइंड करना है। अब हम लोग मिस्टर ए का अगर शेयर फाइंड करने लगेंगे तो आपने इनकी एजेस का सम अपने पास कर लेना है। इनकी एजेस का अगर हम लोग सम करें तो इनकी एजेस का सम हमारे पास बन जाता है 68। अब मिस्टर ए का शेयर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने मिस्टर ए की एज डिवाइडेड बाय सम ऑफ एजेस एंड मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है 9656। ये मिस्टर ए का शेयर हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास बनेगी 25/68 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9656। ये मिस्टर ए का शेयर है 3550। फिर मिस्टर बी के शेयर के लिए हम लोग करेंगे 22, मिस्टर बी की एज डिवाइडेड बाय एजेस का सम मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अगर इसका शेयर देखा जाए 3124, और मिस्टर सी के शेयर के लिए मिस्टर सी की एज डिवाइडेड बाय एजेस का सम मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये हमारे पास आ जाएगा मिस्टर सी का शेयर 2982। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही थी कि हम लोगों ने शेयर बताना है ऑफ ईच। अब अगर इन क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास ए एंड बी ऑप्शन सेम सेम आ रहे हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमने शेयर्स में डिफरेंस बताना है। अगर उनका फादर 1 साल ज्यादा जिंदा रहता है तो फिर, तो बेटा अगर उनके फादर की एज 1 साल लॉन्गर हो जाती है तो लाजमी बात है मिस्टर ए, बी एंड सी, इनकी लाइफ भी 1-1 साल इंक्रीज कर जाएगी। मिस्टर ए की आज लाइफ अगर 25 ईयर्स है तो 1 साल बाद इसकी लाइफ 26 ईयर्स, इसकी एज। बी की 23 और सी की 22। और अब इन तमाम की एजेस का जो हमारे पास सम आएगा वो 71 आ जाएगा, इनको जब हम लोग ऐड करें। अब मिस्टर ए का शेयर हमने फाइंड करना होगा तो हम लोग इसके लिए करेंगे 26 डिवाइडेड बाय 71। तो मिस्टर ए का शेयर आएगा 3536। मिस्टर बी का जब शेयर फाइंड करना होगा तो ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाइड बाय 9656, 3128। और मिस्टर सी का हमारे पास शेयर आ जाएगा 22 के साथ 2992। अब हम लोगों ने न्यू का शेयर्स नहीं बताने थे, ऑप्शन ए को नहीं टिक कर सकते, हमने डिफरेंस इन शेयर्स बताना था। अब अगर मिस्टर ए का शेयर देखें, उसे पहले अमाउंट मिल रही थी 3550, अब मिल रही है 3536। तो मिस्टर ए के शेयर में 14 रुपीज का डिक्रीज आया, ये देखें -14। बी का शेयर 3124 था, अब 3128 है, 4 रुपीज का इंक्रीज। और सी का शेयर 2982 पहले था, अब 2992 है, 10 रुपीज का इंक्रीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। एक इक्वेशन दी, कहते हैं फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग चेन रूल।
बेटा जब एमसीक्यू सॉल्व करने हो तो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट्स की है। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम इसके लिए चेन रूल ही अप्लाई करें, हम इसके लिए इसका बेसिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह से, 3x³ -5x स्क्वायर प्लस 8 रेज टू पावर 3। तो इसके लिए बेसिक रूल क्या है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का। डिफरेंशियल कोफिशिएंट से बेटा मुराद होता है कि आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए dy डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने फाइंड करना है। तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, फिर इस पूरे फंक्शन की पावर में से 1 लेस हो जाता है। आपने इस फंक्शन को दोबारा से लिखना है विदाउट एनी चेंज, और इसकी पावर में से 1 लेस करें तो पावर 2 बच जाएगी। फिर आपने आना है इस फंक्शन में और इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर लेना है। तो जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो 3 3 आर 9x² -10x प्लस अब 8 का जो हमारे पास डेरिवेटिव है कांस्टेंट का वो 0। तो आगे हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास -10x इस तरह से आ जाए। अब अगर हम लोग देखें इसमें से तो भाई हमारे पास कौन सा ऐसा आंसर है जो मैच कर रहा है हमारे इस क्वेश्चन। अब इसमें से अगर देखें तो अभी तक कोई बिल्कुल ऐसे ऐसे मैच नहीं कर रहा। उसकी रीजन क्या है कि भाई हम इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इस फंक्शन में से x को कॉमन लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 3x को कॉमन ले लें। मल्टीप्लीकेशन में चाहे कोई भी फंक्शन पहले लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 अब x को जब कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x -10, और उसके बाद ये वाला फंक्शन एज इट इज लिखते हैं 3x³ -5x स्क्वायर प्लस 8 रेज टू पावर 2 एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा इसी क्वेश्चन को आप लोग अपने कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जो भी डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन आए तो डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन को कैलकुलेटर से सॉल्व करने का इजी सा मेथड है कि शिफ्ट और ये जो इंटीग्रेशन की है ये प्रेस करेंगे तो ये डेरिवेटिव्स का साइन आ जाए। इसके बाद जो भी फंक्शन है आपने एज इट इज फंक्शन लिखना है 3x रेज टू पावर 3 -5x स्क्वायर प्लस 8, जो ब्रैकेट हमने ओपन की थी वो क्लोज की और इसकी पावर में 3। और आपने अपनी तरफ से x की कोई भी वैल्यू डिटरमिन कर लेनी है, लेकिन याद रहे कि कोई नेगेटिव वैल्यू डिटरमिन नहीं करनी, ना ही 0 एंड 1। 2 या उससे ग्रेटर वैल्यू को आपने डिटरमिन करना है। सपोज कि मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ इज इक्वल। तो आप देखिए अगर मैं x को 2 पुट करूं तो वैल्यू आ रही है 6912। ये आपने अपने पास लिख लेना है कि एट x is equal to 2 the value is 6912। अब आपने आना है अपने ऑप्शंस पर और ऑप्शंस में जहां जहां x मौजूद है वहां पर आपने वही वैल्यू पुट करनी है जो आपने पहले अपने कैलकुलेटर को बताई थी। जैसे मैंने 2 पुट किया तो मैं 2 पुट करूंगा 3 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 पुट करते जा रहे हैं -10 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अदरवाइज एरर देगा का कैलकुलेटर। 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 -5 इंटू 2 का स्क्वायर -8 रेज टू पावर 2 इज इक्वल। यहाँ पर आंसर आ गया 768। अब जिस ऑप्शन का आंसर 6912 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए पे नहीं आया तो हम इसको गलत कर। अब हम लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि भाई इनमें डिफरेंस कहां पर है। तो अगर आप लोग गौर करें ना तो लास्ट वाला जो हमारा फैक्टर था उसके साइन में डिफरेंस है। सारी इक्वेशन को दोबारा नहीं लिखना, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपने बस इसके साइन को चेंज कर देना है। आप देखें सारी इक्वेशन ठीक हो गई और ये आंसर तो कुछ ज्यादा ही आ गया, तो ये भी गलत आंसर है।
फिर लास्ट वाले को देखें, क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ प्लस की जगह पे नेगेटिव आ गया, बाकी सेम है। तो हम लोग जाएंगे लास्ट वाले में, यहाँ पर प्लस की जगह पर हम लोग नेगेटिव पुट करेंगे, इज इक्वल टू 6912 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हम लोग डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखें यहाँ पर जब भी फैक्टराइजेशन आ जाए या सिंप्लीफिकेशन आ जाए, आप लोगों ने हमेशा कैलकुलेटर यूज करना है, बिल्कुल ऐसे ही कि यहाँ पर देखें x एंड y यूज हो रहे हैं। सबसे पहला काम आप देखा करें अननोन वैल्यूज कौन कौन सी है। तो मेरे पास x एंड y है, आपने अपनी तरफ से इनकी वैल्यूज को सपोज कर लेना है, और दोनों को सेम सेम वैल्यू नहीं सपोज करना, डिफरेंट वैल्यू, लेकिन ना कोई नेगेटिव वैल्यू, ना जीरो ना वन, टू और उससे ग्रेटर वैल्यू। x को हम लोग 2 सपोज कर लेंगे, y को हम लोग सपोज करेंगे 3। तो जिस भी इक्वेशन को मैंने फैक्टराइज करना होगा, वहां पर x को पुट कर दूंगा 2 और y को पुट कर देंगे हम लोग 3। जैसे कि 2 रेज टू पावर 4 माइनस 22 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल, और मेरे पास आंसर आ गया -47। तो ये -47 में अपने पास नोट कर लूंगा। अब हम लोग चलेंगे इधर ऑप्शंस के पास, और सेम हम लोगों ने ऑप्शन के साथ भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट में 2 का स्क्वायर -3 इंटू 3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2 इंटू 3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल 1786। ऑप्शन ए गलत। नेक्स्ट देखें क्या चेंज आ रहा है, साइन का चेंज है, और वैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज में यहाँ पर 2 की जगह पे 3 आ रहा है, बाकी सारा बिल्कुल सेम सेम चल रहा है। तो हम लोग बस ये चेंजेस आपने नोट करनी है कि यहाँ पर एक तो साइन का चेंज, जहां पर पॉजिटिव साइन आ गया, नेगेटिव की जगह पे यहाँ पर आप लोगों ने पॉजिटिव साइन पुट कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ पर ये साइन चेंज, प्लस का साइन, एंड 2 को रिप्लेस कर देना है आप लोगों ने 3 के साथ, 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ये आपके इज इक्वल 55 आंसर आया। मुझे -47 चाहिए था, तो ये भी गलत आंसर है। सी को देखें तो भाई इसमें कोई फर्क नहीं है, जहां पर पहुंचे तो साइन का डिफरेंस है और थोड़ा सा वैल्यूज का चेंज है। तो यहाँ पर -2y² एंड -6xy इज इक्वल, ये -50 आ गया, तो ये भी अभी गलत है। अब लास्ट वाले को देखें तो जो चेंज आ रहा है वो लास्ट वाले में ही, साइन का कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा वैल्यूज में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर -6 की जगह पे -4 आ जाना है, और -2y² की जगह पे -3y² इज इक्वल -47, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से जाके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22, Mr. Ahmed deposit ₹1,000 a year in saving account till his retirement after 40 years. It means that 40 years तक per year 1,000 rupees हम लोग इन्वेस्ट करते रहे। After his retirement, he started to receive ₹8,446.34 every month for the next 20 years. Calculate the rate of interest if the effective rate of saving
इफेक्टिव रेट ऑफ सेविंग इसलिए बोला गया कि सेविंग बेटा पर ईयर के हिसाब से है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कंपाउंडिंग एनुअली होगा, और ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपाउंडिंग एनुअली हो उसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। एंड नॉमिनल रेट ऑफ रिसीविंग, अब ये नॉमिनल क्यों बोला गया है, क्योंकि जो अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं वो पर मंथ के हिसाब से कर रहे हैं, एवरी मंथ, तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यूज करना है वो कंपाउंडिंग मंथली करना है। इससे मतलब अगर मैं कर रहा हूं 10% कंपाउंडिंग एनुअली, तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% ही है, लेकिन कंपाउंडिंग मंथली, कुछ ऐसी बात है। तो कहते हैं कि ये अमाउंट हमारे पास, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या होगा। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में ये, हाँ जरा टाइम लाइन पे मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊं, ये 40 ईयर्स और ये मजीद 20 ईयर्स, तो टोटल 60 ईयर्स। यहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹1000 पर एनम, और यहां पर आप लोग रिसीव कर रहे हैं 8446.34, और यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमने फाइंड करना है कंपाउंडिंग एनुअली, और यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी फाइंड करना है, लेकिन कंपाउंडिंग मंथली। जिस टाइम ड्यूरेशन में रेंटल्स होते हैं, रेट की कंपाउंडिंग उसी टाइम ड्यूरेशन में होती है। तो कहा गया कि दोनों सेम है, तो इस वजह से मैंने इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स सपोज कर दिया, दोनों सेम होने की वजह से। अब ये फर्स्ट वाला इफेक्टिव रेट है, दूसरे वाला नॉमिनल रेट है, लेकिन दोनों सेम है। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बेटा, अमाउंट अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो लाजमी बात है मैं फ्यूचर के पर्पस के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो जहां तक मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं वहां पे देखूंगा कि ये अमाउंट मेरी क्या बन जाएगी। मतलब मैं अपने इन 1000 को यहां पर लेकर आऊंगा, तो इन 1000 की मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूंगा, और मैं फिर इस अमाउंट को आफ्टर रिटायरमेंट यूज कर रहा हूं, और 20 ईयर्स तक यूज किया तो ये वाली अमाउंट खत्म हो गई। तो भाई ये जो रेंटल्स हैं ये बेसिकली इस अमाउंट के लिए हैं। तो बेटा इन 1000 के लिए फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करेंगे, जो कि इक्वल टू होगी इन रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू के। तो दोनों के ऊपर अलग अलग फार्मूलाज कुछ इस तरह से लगेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, इक्वेशन क्या बनेगी, आपने 1000 के ऊपर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करना है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये इनकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, जो कि इक्वल टू है नेक्स्ट रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू 8446.34। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू है तो पहले आपने 1 लिखना है, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स बाय 12 रेज टू पावर माइनस 20 ईयर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 12, ये टोटल नंबर ऑफ रेंटल्स आ जाएंगे 20 ईयर्स के लिए, डिवाइडेड बाय एक्स बाय 12, ये इस तरह से। अब जब आप कैलकुलेटर यूज करने लगे तो बेटा आप कैलकुलेटर में काफी सारा काम कर चुके होते हैं, तो आपने सबसे पहले इसकी मेमोरी को क्लियर कर लेना है ताकि आपको करेक्ट आंसर मिल सके। जैसे शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC, सेटअप और 1 की प्रेस करके मैथमेटिकल मोड में आ जाता है। अब देखें 1000 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x is equal to 8446.34, 1 minus 1 plus x by 12 रेज टू पावर माइनस 20 इंटू 12 करें तो 240 बन जाता है ये, डिवाइडेड बाय x बाय 12, कंपाउंडिंग मंथली की वजह से क्योंकि ये रेंटल पर मंथ के हिसाब से थे। और इसके बाद शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल,
अब कैलकुलेटर को ना आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम देना है, उसको कैलकुलेशन के लिए कोई की ना प्रेस करें, उसको थोड़ा सा टाइम दें, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू बता देगा। आपका कैलकुलेटर थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसको जरूर आपने टाइम देना है। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और ये मेरे पास अगर ये मल्टीप्लाइड बाय 100 करूं तो ये 12% बन जाता है। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। Company is selling the product X which has the average profit function of, अब देखिए ये average profit function है हमारे पास, this one। टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बेटा कोई भी एवरेज फंक्शन हो उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लें, तो फिर आपके पास वो टोटल का फंक्शन बन जाता है। मतलब टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। प्रोडक्ट एक्स हैज द वेरिएबल कॉस्ट, अब ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन है और ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन बन जाएगा। कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू एट विच कंपनी विल अचीव इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखें, हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, तो आप एवरेज प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। आप क्या करेंगे कि अपनी इस एवरेज प्रॉफिट को 2004 प्लस 1000 बाय एक्स, इसको मल्टीप्लाई करवा दें एक्स के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा 8x² माइनस 2004x प्लस 1000। अब बेटा ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए आप अपने प्रॉफिट फंक्शन को इज इक्वल टू 0 करते हैं। 2004x प्लस 1000, इसको इज इक्वल टू 0 कर दें तो ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और इसको कैलकुलेटर पे जाके हमने सॉल्व कर लेना है। 8 माइनस 2004 1000, देन x इज इक्वल टू 250। अब ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। एंड हाफ, तो बेटा आधा यूनिट कभी नहीं ब्रेक इवन पॉइंट होता, तो हम लोग 250 को ही अपना ब्रेक इवन पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब हमसे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा। तो बेटा टोटल रेवेन्यू की तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो आपने यहां से टोटल कॉस्ट का फंक्शन उठाना है, और टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, हैज द वेरिएबल कॉस्ट। अब ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, माइनस 1996x प्लस 4000, ये आपके पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन बन गया। अब इस टोटल कॉस्ट के फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें 250 के साथ। 17 इंटू 250² माइनस 1996 इंटू 250 प्लस 4000। तो अब आप देखें आपके पास इससे टोटल कॉस्ट क्या आ रही है। 17 इंटू 250 का स्क्वायर माइनस 1996 इंटू 250 प्लस 4000 इज इक्वल टू 567,500। और ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कॉस्ट ही टोटल रेवेन्यू के इक्वल होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में ये पे स्केल आपको गिवन है। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी फर्स्ट मंथ की जो सैलरी होगी ना वो 2000 रुपीज है पर मंथ के हिसाब से, और पूरा साल आपको ये सैलरी मिलती रहेगी पर मंथ। जब एक साल कंप्लीट हो जाता है तो बेटा ये होता है इंक्रीमेंट आपकी सैलरी, जो कि यहाँ पर डिफरेंस के तौर पर आएगा। मतलब सेकेंड ईयर के फर्स्ट मंथ की आपकी सैलरी होगी 2250, 2250 रुपए आपको मिलते होंगे, और वो पूरा साल फिर आपको मिलते रहेंगे। फिर क्या है हमारे पास, थर्ड ईयर के लिए जो सैलरी होगी 250 रुपीज का मजीद इंक्रीमेंट लग जाएगा।
₹2500 आपको मिल रहे होंगे। तो इसके लिए, और लास्ट वाली ये वैल्यू आपके लिए कोई मीनिंग नहीं रखती। इसका मतलब ये होता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी जो टोटल सैलरी मिला करेगी ना आपको पर मंथ के हिसाब से, वो 25,000 से ज्यादा नहीं होने वाली। तो यहाँ तक वैसे पहुंचा भी नहीं जाता। तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट टर्म 2000, सेकेंड टर्म 250 का इंक्रीज करते जाना है, थर्ड टर्म 2500, और इसी तरह से पर ईयर मुझे सैलरी मिलती रहनी। कहते हैं कि फाइंड हिज टोटल सैलरी आफ्टर 4 years and 10 months। तो बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आप देखें, थर्ड ईयर की सैलरी आपने फाइंड कर ली, फोर्थ ईयर में सैलरी आपको क्या मिल रही होगी 2750, और फिफ्थ ईयर में आपको सैलरी क्या मिल रही होगी 3000। अब आप ये देखें, आप सबसे पहले इन 4 years की सैलरीज का सम करते हैं। 4 years की सैलरीज का सम कर लेते हैं हम लोग। 2000 प्लस 2250 प्लस 2500 प्लस 2750, 9500। अच्छा, ये ना हमने हर साल के पहले पहले मंथ की सैलरीज को ऐड किया है, और हर सैलरी हमें 12 टाइम्स मिलनी है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें। ये इजी वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 114,000। ये पूरे 4 साल तक आपकी सैलरीज का टोटल 114,000। अब इसमें आपने ऐड करना है फिफ्थ ईयर की सैलरी, और ये फिफ्थ ईयर की सैलरी आपको 10 मंथ्स के लिए मिलनी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये 30,000 यहां से आ जाएगा, और आपकी सैलरी बन जानी है 144,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू, आई होप कि आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी वे में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आपने भी इसी अप्रोच को ही फॉलो करना है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। जी बेटा। An airline wishes to purchase the following aircraft to meet an estimated demand for 2000 seats। अब ये सबसे पहली डिमांड इनकी क्या है कि हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट 2000 होनी चाहिए। फिर हमें बता रहे हैं कि हमारे पास जो कंपनीज हैं बोइंग है एंड एयरबस है, और क्राफ्ट के ये नेम गिवन है कि बोइंग 747 है हमारे पास, बोइंग 777 है एंड एयरबस A320 है। उनकी प्राइसेस बता दी, उनकी सीटिंग कैपेसिटी बता दी। फिर एक और उसने विश जाहिर की, कहती है एयरलाइंस टू बाय इक्वल नंबर ऑफ 747 एंड 777। कहते हैं अगर ये 747 मेरे पास 5 है ना, तो 777 भी 5 होने चाहिए। हाँ, एयरबस का कोई ताल्लुक नहीं है, पता नहीं ये कितनी होनी चाहिए, वो आपने खुद देख लेना है कि डिमांड के मुताबिक। हाउ मेनी शुड इट ऑर्डर टू मीट द डिमांड फॉर सीट, 2000 सीट्स की डिमांड भी कंप्लीट हो विद इन अ परचेजिंग बजट ऑफ 710। अब ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन आ गई कि उसके बाद टोटल 710,000 है, और 710,000 में ही आपने परचेज करके देना है। अच्छा बेटा, ऐसी सिचुएशन में ना हम लोग जरा ऑल्टरनेटिव वे के ऊपर जाएंगे, और वो क्या, उसने कहा कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो भाई इसके लिए देखें तो ऑप्शन ए के चांसेस हैं दोनों इक्वल हैं, ऑप्शन बी के भी चांसेस हैं ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं। अब ई और बी में से किसने ठीक होना है? आपके पास एक कैपेसिटी आ रही है सीटिंग कैपेसिटी, दूसरी डिमांड प्राइस के हवाले से। आप इसमें से कोई भी कंडीशन, जैसे सीटिंग कैपेसिटी, अगर आप लोग देखें कि भाई सीटिंग कैपेसिटी अगर मैं इसको 2 करूं, इसको भी 2 करूं, और इसको 3 करूं, तो क्या मेरी सीटिंग कैपेसिटी फुलफिल होती है? 4 2s आर 800, 3 2s आर 600, एंड 200 into 3s आर 600। तो आप लोग देखें हमारी सीटिंग कैपेसिटी 2000 की फुलफिल हो गई, ये हमारी डिमांड कंप्लीट हो। फिर ये जरूरी नहीं कि आप इसको टिक कर लें, आप आए प्राइस के ऊपर। 150 मिलियन का एक मिलता है, आप 2 परचेज कर रहे हैं, ये भी 2 परचेज कर रहे हैं, और ये 3 परचेज। अब देखें क्या 710 मिलियन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है? तो ये आपको मिल जाएंगे 300 के, ये मिल जाएंगे 230 के, और ये आपको मिल जाने 180 के। और जब हमने इनको ऐड किया तो ये हमारे पास 710 मिलियन। अब ये वो ऑप्शन ए है जिसने इक्वलिटी वाली कंडीशन को भी मीट किया,
जिसने 2000 सीटिंग कैपेसिटी को भी मीट किया और 7-10 अमाउंट्स की रिस्ट्रिक्शन को भी मीट किया, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर और ऑप्शन बी को आपने कैंसिल कर देना। और अगर आप ऑप्शन बी के ऊपर जाएं और चेक करें तो आपकी ये वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेटा इंशाल्लाह हम लोग क्यूएम मॉक डिस्कशन पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।